मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व समाजवादी पार्टी के आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के बीच अब डीएनए को लेकर घमासान गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक बार फिर से सपा पर हमला बोला, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सपा और अखिलेश यादव के खिलाफ निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा कि वैसे तो समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, लेकिन सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता है। सपा के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। दरअसल विवाद की शुरुआत समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल द्वारा ब्रजेश पाठक, बता दें आपको कि ब्रजेश पाठक पर डीएनए वाले आपत्तिजनक कमेंट के बाद हुई थी। इसको लेकर पाठक ने आपत्ति जताई और साथ ही अखिलेश पर निशाना भी साधा। बताया ये भी जा रहा है कि जवाब में सपा मुखिया ने लंबा चौड़ा पोस्ट कर इस मुद्दे पर सफाई भी दी। साथ ही डिप्टी सीएम को भी मर्यादा में रहने की हिदायत दी गई। लगा कि इस पोस्ट के बाद विवाद समाप्त हो जाएगा और दोनों शांत हो जाएंगे, लेकिन अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद ब्रजेश पाठक ने फिर से एक के बाद एक 2 पोस्ट कर डाले और सपाइयों को शिशुपाल की संज्ञा दे डाली। डिप्टी सीएम यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसके बाद सोमवार यानी 19 मई को एक और पोस्ट किया। समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़ा करते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी विशेष व्यक्ति से नहीं, बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। जिसके बाद अखिलेश ने इशारों में जवाब देते हुए पोस्ट कर लिखा कि हुक्मरानों की बदजुबानी पर भी आज़ाद और किसी की सच कहने पर गिरफ्तारी। इनके सबके बीच बीजेपी के लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की शिकायत पर इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई। द्विवेदी ने आरोप लगाया है कि सपा के आधिकारिक हैंडल से ब्रजेश पाठक की दिवंगत माता को लेकर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं, जो पार्टी की महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। डीएनए पर टिप्पणी से उपजा ये विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस को जन्म दे रहा है और जहां एक और बीजेपी से वंशवाद का बनाम राष्ट्रवाद का मुद्दा बना रही है, तो वही समाजवादी पार्टी इसे सामाजिक न्याय और लोकतंत्र पर हमले के रूप में देख रही है। हाल ही में मुसलमानों में बाहर का डीएनए वाले बयान को लेकर भी हंगामा मच गया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश के मुसलमानों की तुलना बाबर से कर दी थी और आगाह किया था कि खतरा यहाँ भी है। बांग्लादेश और संभल का डीएनए एक जैसा है। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। और जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जितेंद्र वर्मा जी आपके साथ ही करते हैं। सर, शुरुआत इस विवाद की कहाँ से हुई? सर, समाजवादी पार्टी से हुई, क्या वजह है? सर, क्या लगता है कि इस तरह का विवाद का कोई मतलब है? देखिए, इस तरह की भाषा के जो जनक हैं वो उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी सरकार के ब्रजेश पाठक जी हैं, जो तमाम मौकों पर, तमाम राजनीतिक मंचों पर, तमाम मीडिया की बाइट्स में समाजवादी पार्टी के डीएनए को दंगाई कहते आए। उत्तर प्रदेश सरकार के इतने बड़े औहदेदार मंत्री को इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती और न केवल एक बार, ऐसा सैकड़ों बार ब्रजेश पाठक जी मंचों से कहते आए। सोचिए आप, एक सोशलिस्ट पार्टी जिसका योगदान देश के सृजन में, निर्माण में, देश की आजादी में हो, जिसने विकास के इतने बहुआयामी विकास के आयाम नहीं, भड़के किस बात से बताइए ना आप लोगों को बुरा क्या लगा? डीएनए वाला बयान बुरा लगा? वो कह रहे डीएनए किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं की उन्होंने,
उन्होंने पार्टी की बात की है, पक्की पार्टी की सोच इससे पता चलती है। अच्छा, हम कह दें अगर पूरे मीडिया का डीएनए गद्दार है, दंगाई है, तो स्वीकार करेंगे आप? मैंने तो मीडिया पूरे में के क्यों लिए आ कहा जाते हैं सर, ये राजनीतिक बात है। मैं तो आपसे कह रही हूँ कि जो बयान आया, आपका आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, आपका सम्मान है, समाजवादियों का सम्मान नहीं है। ये करोड़ों कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के देश में है, इनका कोई सम्मान नहीं है। इनको एक उप मुख्यमंत्री, एक औहदेदार मंत्री, प्रदेश के दूसरे बड़े मंत्री, ये कह सकते हैं समाजवादियों का डीएनए जो है गद्दार है और दंगाई है बोल रहे हैं। सोचिए आप। और फिर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है। वो समय भी हमको आज याद आ रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ऋचा राजपूत ने आदरणीय सांसद डिंपल यादव जी और उनकी दोनों बेटियों के लिए कितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया, और तब भी शुरुआत भाजपा की तरफ से हुई। और आज भी इस भाषा के जनक जो है ब्रजेश पाठक जी, अगर इस तरह की भाषा बोली जाएगी तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। लेकिन फिर भी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को शालीन शब्दों का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, हम पूछना चाहते हैं भाजपा की सरकार से, क्या उन्होंने ऐसा कोई निर्देश अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को जारी किया है? बिजली मंत्री AK शर्मा जी बाकायदा गाली लिख के ट्वीट करते थे, ठीक है, गालियां जिसको मैं कह नहीं सकता हूँ मीडिया के सामने, ऐसी ठीक है, गालियां का किसी मंत्री को शोभा देती हैं? ठीक है, आप ऐसी भाषा प्रयोग करेंगे ठीक है, और मुख्यमंत्री जी, ठीक है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा क्या शांत कुमार जाटव जी? कोई संवैधानिक शांत प्रकाश जाटव जी, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा क्या? नहीं, देखिए, जिस तरीके से हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं और जिस तरीके का व्यवहार हम टीवी पर अभी डिबेट में भी देख रहे हैं, तो अराजकता तो इनके स्वभाव में है, वो तो साफ और स्पष्ट दिख रही है। किस तरीके से कोई भी बात किसी ने कही है तो उसको उस पर आत्मचिंतन करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि तुमने कह दिया तो तुम्हारे ऊपर हम तुमसे ज्यादा ताकत के साथ में गाली गलौच और इस प्रकार का बर्ताव करेंगे। आपको इस पर आत्ममंथन तो करना होगा। आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि हमारे शासन में 258 दंगे हुए। ऐसी बात है कि दंगे हुए आप ही के शासन में हुए, इस पर भी आपको विचार करने की आवश्यकता है। और तमाम समय पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार के दंश झेलने पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके ज्यादातर कार्यकर्ता जो है वो अपने ऊपर अंकुश नहीं रख पाते हैं, और जहां पर भी किसी प्रकार की कोई बात होती है प्रतिक्रिया के नाम पर जो है वहां पर जो अराजकता पैदा करते हैं, तो उसमें तो आपकी गिनती आएगी स्वभाव के साथ। और सही मायने में समाज को बांटने का प्रयास तो आप ही लोग कर रहे हैं पीडीए के नाम पर। क्यों बांट रहे भैया? अगर आप किसी को बांटेंगे तो किसी को छोटा करेंगे, किसी को बड़ा करेंगे। आप सबको साथ लेकर के चलने की बात क्यों नहीं करते? आप समाज में पीडीए के नाम पर क्यों जो है ना विकृत पैदा करना चाह रहे हैं? पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जो है, सभी वर्ग वो एक समान है। आप एक समान लेकर के क्यों नहीं चलते? आप कहीं भी खड़े हो जाते, जाति पूछते और जगह बाद में आप उस पर कटाक्ष करते। जिस तरीके से आपका बिहेवियर मीडिया कर्मियों के साथ में दिखाई दे रहा है, स्वभाव तो आपको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि अगर किसी ने इस प्रकार की बात कही है तो उस बात को आप अपने स्वभाव के साथ में आकलन करके देखें। भाई कोई शब्द ऐसे इस्तेमाल नहीं कर रहा कि किसने क्या कहा, मगर ये पक्की बात है कि आपकी तरफ से प्रतिक्रिया के नाम पर जो अराजक वातावरण बनता है वही आपको तमाम तरीके के नामकरण जो है उनको झेलने के लिए मजबूर करता है। आप बेशक से कितनी सफाई देते रहे, मगर मुझे नहीं लगता कि आपकी वो सफाई जो है आपके उन कर्मों को किसी तरीके से मजबूर करती। जी बताइए जितेंद्र जी, बोलिए। अभी आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का स्वभाव ऐसा है। मुझे लगता है आईटी सेल के जो कमेंट्स हैं उनको एनालिसिस करने की जरूरत है और जानकारी आ जाएगी सामने कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह के शब्दों का, किस तरीके के अभद्र शब्दों का, गाली गलौज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पीडीए तोड़ने का नारा है। पीडीए तोड़ने का नारा नहीं है साहब, पीडीए जोड़ने का नारा है। पीडीए सामाजिक न्याय की लड़ाई
लड़कर अपने अधिकार लेने का नारा है। पीडीए किसी को तोड़ने का नारा नहीं है, और पीडीए को जोड़ने का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में पूरी तरह से हराने में सफल रहे। अच्छा, बात हो रही थी भाषा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बाइट के दौरान एक पत्रकार को किस भाषा का इस्तेमाल किया था, ये पूरा देश ने देख लिया था। मैं वो शब्द नहीं उपयोग करूंगा। मीडिया में डिबेट के समय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उस पत्रकार को गाली दे रहे थे, इतना मुझे याद है। माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा क्या होती है? कटोगे तो कटोगे। सोचिए आप, एक प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी, वो कहते हैं 100 मुसलमानों के बीच सुरक्षित है, योगी जी कहते हैं 100 मुसलमानों के बीच सुरक्षित नहीं है। सोचिए, इन लोगों के आपस के बयानों में ही विरोधाभास है, और केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा की बात क्यों होगी? अगर भाषा की बात, मुझे बताइए ना, इस तरह के बयानों से, इस तरह के ट्वीट से, सर आप लोग ट्वीट खेल रहे हैं, इससे क्या मिलेगा? जनता का क्या फायदा? आप विपक्ष में बैठे हैं तो जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए, वो सत्ता में है तो जनता से जुड़े हुए मसलों को हल करना चाहिए, उन पे काम करना चाहिए। इससे क्या मिलेगा? इसकी शुरुआत क्यों की गई, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से कभी किसी भी नेता के लिए इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, न केवल मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी तक सदन में। सोचिए, कांग्रेस की महिला सांसद को सुपर्णखा कह रहे थे, कांग्रेस सांसद और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी जी को कह रहे थे कांग्रेस की विधवा, चुनाव निशान को खूनी पंजा कह रहे थे। कौन कह रहा था? प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे थे। विदेश में जाके कहते हैं मुझे देश में पैदा होने पर शर्म आती थी, क्योंकि भारत सफेरों का देश था। सोचिए आप, अगर इस तरह की विवादित भाषाओं का प्रयोग, सर विवादित भाषा तो हर जगह से दी जाती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस विवाद से जनता का क्या भला? कोई भला है क्या? वो आपका डीएनए बता रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी का डीएनए बताया है, आप उनको कुछ बोल रहे हैं, फिर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, फिर आप उनको कुछ बोल रहे हैं। इसका क्या फायदा? जनता से क्या? मुझे बताइए, बेरोजगारी, महंगाई समेत तमाम मुद्दे हैं जिस पर आप बात कर सकते हैं। ये डीएनए, शिशुपाल और एक दूसरे की समाजवादी पार्टी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रही है, लगातार किसानों के मुद्दे को उठा रही है, लगातार खराब कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से भटकाने के लिए ये हमारे नेताओं को गाली गलौज शुरू कर देते हैं। सोचिए, पीटीए के महानायक माननीय अखिलेश यादव जी का लखनऊ में पुलिस की मौजूदगी में पुतला फूंकवाया गया। कल हरदोई के मल्लावा में मैंने एसपी को कहा कि हमारे नेता का पुतला फूंका जा रहा है। ये देश की भावना भारतीय जनता पार्टी क्यों पैदा कर रही है? इंस्पेक्टर और सीओ की मौजूदगी में ये टीस किस चीज की, मुझे तो बता दीजिए। पुतला फूंकने की टीस है या फिर हम मुख्यमंत्री का पुतला फूंकेंगे? ये डीएनए वाला बयान आ गया, इसकी टीस है। सर मसला क्या है दरअसल, मुझे बताइए ना कि दिक्कत कहाँ है? ये टीस इस बात की है कि पुतला फूंका गया। हम बता रहे दिक्कत क्या है, हम जवाब दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही थी, और इस जीत के गुमान में उन्हें जनता हार का भी स्वाद चखाएगी, इन्हें ये बिल्कुल आभास नहीं था। जब से 2024 का चुनाव ये लोग हारे हैं, विशेषकर अयोध्या हारे हैं, विशेषकर धार्मिक तीर्थ स्थल हारे हैं, तब से इनका दिमाग, इनके नेताओं कार्यकर्ताओं की भाषा बदल गई है। ये लोग जनता तक को गाली दे रहे हैं। सोचिए, अयोध्या में भाजपा के नेता कार्यकर्ता जनता के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। ठीक है, सोचिए आप, ये लोग ठीक है। श्याम प्रकाश जी कह रहे हार नहीं पचा पाए, दिमाग खराब हो गया, जनता के खिलाफ बोल देंगे। उल्टा सीधा बोलते हैं आप नेता, आप लोगों के। देखिए, अभी इनका आपने पूरा वक्तव्य सुना जी। सोनिया जी को किसने कब क्या कहा, मैं समझता हूँ कि इन लोगों ने हर डिबेट में कह करके उनको अपमानित किया। अगर किसी ने कभी कुछ कहा था तो एक दफा कहने के बाद में वो खत्म हो जाना चाहिए था, मगर आप लोग तो रोजाना टीवी चैनल पर उनका अपमान करते हैं, और महिलाओं का भी आप नाम ले लेकर के अपमान करते हैं। देखो, कहीं किसी ने कुछ कहा है तो उसको बार बार कह करके आप वो चीज उस व्यक्ति को, उस इंसान को बार बार उस चीज का बोध कराते हैं कि तुम्हें उसने ये कहा था, यानी आप स्वयं उसका अपमान कर रहे हैं। कुछ विचार करो कि क्या वाकई उन शब्दों की आवश्यकता है सोनिया जी के बारे में कहने की। और रही बात जिस तरीके से आप, मैंने पहले भी अभी कहा कि पीडीए के नाम पर जो आपने दुर्भावना पैदा करी, आप परिणाम देख रहे हैं। अभी तो आगे आने वाले टाइम में और देखना कि जो पीडीए के अतिरिक्त जो लोग हैं उनके साथ में आप लोग किस तरीके का तनावपूर्ण वातावरण
नैरेटिव चला करके कुछ सीटें हासिल करनी वो आपकी जीत नहीं है। आपको उपचुनाव में उसी प्रदेश की जनता ने 10 सीट में से जो आपकी स्थिति की दुर्गति की आपने देख लिया, जिसको आप अपना एक क्षेत्र विधानसभा समझते थे, वहां पर आपको सुपर साफ कर दिया। आपको फिर भी इस चीज का एहसास नहीं होना कि आपको जनता पूरी तरह नकार रही है। उपचुनाव में किस तरह आप पुनर्की में देखा, जिसको आप अपनी बकौती समझते थे, वहां पर किस तरीके से आपको निकाल करके फेंक दिए। तो इस मुगालते में ना रहें, अभी भी आपके पास में समय है। आप अच्छे विपक्ष के रूप में आने के लिए अच्छी विचारधारा को लेकर के चले। ये जो है ना जातिवाद और धर्म के नाम पर जो आप माहौल बनाने की तैयारियां कर रहे हैं, आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार का वातावरण आपको जीत के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म देगा। मैं देखो, देश की जनता, प्रदेश की जनता ने डेवलपमेंट देखी और डेवलपमेंट के साथ साथ दुश्मन को किस तरीके से नाको चने घुटनों के बल बैठाया जाता है। अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में इस चीज को भी देख लिया। आज देश जो है एक मजबूत हाथ में है, मजबूत सरकार के हाथ में, मजबूत नेतृत्व के हाथ में। इन्होंने अपने आप सब चीजों का प्रोडक्शन किया। आज हम जो है ऑपरेशन सिंदूर जो हमने किया, वो हमने अपने अपने हथियारों से किया, किसी के ऊपर आश्रित नहीं। और उन सब चीजों का निर्माण किसने किया? देश के नागरिकों ने किया। उसमें कहीं जाति और धर्म नहीं था। आप ये देखें कि आप अगर किसी को अपमानित करने के नाम पर अगर राजनीति करेंगे, मैं समझता हूँ कि कहीं भी, बेशक से आप कितने मिलिट्री स्कूल के स्टूडेंट रहे हों, बेशक से आपने वहां से डिग्री ली या नहीं ली, मगर चलो दाखिला तो लिया, कुछ दिन ट्रेनिंग तो करिए, मगर उसके बावजूद आपको वो व्यवहार अपने कार्यकर्ताओं के बीच में लाना होगा। उनको एक सक्षम ट्रेनिंग देनी होगी ताकि समाज में सभ्य भाषा और सभ्य तरीके से किस तरीके से रहा जाता है। सभ्यता जब तक आप लोगों के साथ में नहीं आएगी, मैं समझता हूँ कि आपको आने वाले समय में इस प्रकार से जो जाति और धर्म के नाम पर वोट मिलता रहा, वो नहीं मिलने वाला। आप अपने आप में सुधार लाएं। ठीक है। और जितेंद्र जी देखिए, शांत प्रकाश जी कह रहे हैं आईना दिखा दिया ना हमने उपचुनाव में। उस वक्त जनता को बरगलाया गया था और हमने उपचुनाव में आईना दिखा दिया। देखिए, सभ्यता शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है। अगर सभ्यता शब्द भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में होता तो समाजवादी पार्टी की महिला सांसद के लिए जितने गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया था वो न कर। दूसरा, अभी आप के बारे में युद्ध का जिक्र कर रहे थे। ये संप्रभु देश हमारा भारत, आजाद भारत में पहला ऐसा मौका है कि हमारे यहाँ का सीज फायर दूसरे देश का राष्ट्रपति कर रहा है। सोचिए आप, हम कितने मजबूत देश है। आज मजबूत देश है लेकिन नेतृत्व कमजोर है। सेना मजबूत है लेकिन नेतृत्व कमजोर हाथों में। तो ये अपने हाथ जो मियां मिट्टू बन रहे हैं ना मोदी जी, वो देश ने देख लिया है। हमारी सेना के पास मौका था लेकिन इन्होंने वो मौका उनसे छीन लिया, सेना को पीछे करके, सीज फायर करके। दूसरा, पीडीए जाग चुका है, जिसको ये राशन रुपया तमाम लालच देकर उनके बच्चों का भविष्य छीन रहे थे, उनका आरक्षण छीन रहे थे। और यही नहीं, पीडीए संविधान का भी पीडीए जान गया है। पीडीए में आप कहते हैं सब आ जाते हैं। बाबा साहब का दिया संविधान, बाबा साहब का दिया आरक्षण इन्होंने छीना है। इन्होंने नौकरी छीनी है दलित पिछड़ों से, प्रदेश में दिखा नहीं है। आप हंसते, आपको तो शर्म आनी चाहिए। विपक्ष के प्रवक्ता का प्रैक्टिस करना चाहिए। सुनिए मान्यवर, आपको विपक्ष के प्रवक्ता का प्रैक्टिस करना चाहिए। आपने विश्वविद्यालयों में नौकरी निकाली और दलित पिछड़ों को नौकरी नहीं दी। ठीक है 10 सेकंड है मेरे पास। शांत प्रकाश जी जल्दी से नौकरी नहीं दी। 10 सेकंड शांत प्रकाश जी। को बराबरी का हक दिया। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है। 24 में उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई। ठीक है शांत प्रकाश जी, 10 सेकंड आपके पास, जल्दी से बोलिए। तो आपका सत्ता का अंतिम संस्कार होना है। ठीक है सर। भारतीय जनता पार्टी की 27 में जाने वाली है, इसको कोई बचा नहीं सकता है। आप चाहे हंसिए चाहे रोइए, 27 के परिणाम। शांत प्रकाश जी जल्दी से। ठीक है जितेंद्र जी, ठीक है बताइए शांत प्रकाश जी। मैं बोलूं? जी बोल दूं। देखिए, आरक्षण की जो बात कर रहे हैं, 2012 में उत्तर प्रदेश में पदोन्नति में जो आरक्षण का विषय है, उस पर अखिलेश जी ने किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया और अल्टीमेटली 1,28,000 अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी थे,
वो सब रिवर्ट हो गए। जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो जूनियर इंजीनियर हो गए, और किसकी वजह से? केवल और केवल अखिलेश जी की वजह से। ये कौन से आरक्षण की बात करते हैं? और जब वो विधेयक जो है वो पार्लियामेंट में पर चर्चा हुई, और उस पर जब चर्चा के ठीक है सर, ठीक है। मैं मेरा कुल मिला के मतलब ये है कि देखिए, आरक्षण पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए, भ्रष्टाचार पे बात करिए, रोजगार पे बात करिए, सब मुद्दों पे बात करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। ये डीएनए पे बात करने का क्या मतलब है? मेरे को ये समझ में नहीं आया, उससे जनता का क्या भला हो रहा है, ये बात को समझने की जरूरत है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।